प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी का अगला भाग है। भाई बहनों, जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पिछले वीडियो में देखा था कि पालमपुर गांव में खेती किस प्रकार होती है, तो थोड़ा सा उसको संदर्भित करते हुए मैं आगे पालमपुर गांव में अन्य जो गौण क्रियाएं हैं, खेती के अतिरिक्त जो अन्य क्रियाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भाई बहनों, पालमपुर गांव में खेती में जो लगे हुए लोग हैं वो 75% लोग खेती का कार्य करते हैं, यानी आधे से अधिक लोग, अर्थात लगभग 350 लोग खेती का कार्य करते हैं। कुल 450 जनसंख्या है, तो लगभग 350 के आसपास खेती का कार्य करते हैं। उसमें जो संपूर्ण भूमि है पालमपुर गांव की, उस संपूर्ण भूमि पर जो खेती योग्य भूमि है, उस खेती योग्य भूमि पर कृषि की जाती है। वहाँ पर अधिकांश जो भूमि है वह जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं उनके पास है, और 75% लगभग भूमि उन्हीं के पास है। बाकी शेष भूमि जो भूमिहीन किसान हैं, जो ऐसे छोटे किसान हैं, उनके पास है। बाकी अधिकांश जो भूमिहीन किसान हैं, वो भूमिहीन किसान उनके भूमि पर और खेती करते हैं, उसे रेहन पर ले करके या अन्य उनके यहाँ मजदूरी करके, ऐसा वो खेती बड़े किसानों की भूमि को ले करके करते हैं। पालमपुर गांव में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का भी प्रयोग किया गया। पालमपुर गांव में पहले परंपरागत तरीके से कृषि की जाती थी, परंतु सन 1970 ईस्वी में और आधुनिक विधि से कृषि की जाने लगी, जब 1966-67 ईस्वी में अपने देश में हरित क्रांति लागू हुई। हरित क्रांति लागू हो जाने से और लगभग 1960 के दशक में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हो जाने से पालमपुर गांव में बहुफसली कृषि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बहुफसली अर्थात एक वर्ष में कई फसलों को उगाना, और एक फसल बोने के साथ साथ उसी खेत में कई फसलों को एक साथ उगाना। अर्थात जैसे गेहूं बोया गया तो उसी में सरसों भी डाल दिया गया, उसी में मटर भी डाल दिया गया। तो एक सिंचाई में, एक खाद में, एक जुताई में, एक बुआई में, और 3 प्रकार के फसलों का और आवक बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। इसके अतिरिक्त एक वर्ष में रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसल उगाई जाती है। सिंचाई की सुविधा हो जाने से, पहले जब सिंचाई नहीं थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, तो कृषि किस पे थी? वर्षा पर निर्भर थी, यानी मानसून का जुआ जिसको कहते हैं। मानसून अगर आएगा, वर्षा होगी तो खेती में उपज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले जो वहाँ की सिंचाई पद्धति थी, वो खुले कुएं, जो बड़े चौड़े कुएं होते थे, खुले कुएं, उस पर रहट लगा करके और सिंचाई करते थे लोग। लेकिन नलकूप हो गया, बिजली हो गया, बिजली से पानी निकलने लगा नलकूपों द्वारा, और उस नलकूप के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से और पानी निकलने लगा। जो बड़े किसान हैं वो अपना खुद का पंप सेट लगवा लिए, जो छोटे किसान हैं वो सरकारी पंप नलकूप से और अपना सिंचाई करने लगे। तो 3 फसलों का एक वर्ष में उत्पादन, जायद की भी फसल तैयार कर लिए, खरीफ की फसल अच्छी तैयार करने लगे, और रबी की फसल भी अच्छी तैयार करने लगे। भाई सिंचाई के बारे में मैं बता दूं आपको कि भारतवर्ष में अधिकांश अर्थात 60% जो कृषि योग्य भूमि है, जहाँ कृषि की जाती है, वह अभी सिंचाई से वंचित है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों के लिए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नानाजी देशमुख ने और बहुत प्रयास किया था। उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रारंभ हो गई थी। ऐसे ही भारत का अभी 40% से कम कृषि योग्य भूभाग अभी सिंचित है, बाकी 60% से अधिक असिंचित है। दक्षिण भारत में तो तालाब ही सिंचाई के प्रमुख साधन है, वर्षा ही सिंचाई के प्रमुख साधन है।
तो ऐसे पालमपुर गांव में परंपरागत तरीके से लोग पहले और बीजों का प्रयोग, जैसे एक ही बीज को हर वर्ष उसी को बिना शोधित किए बोते थे तो उत्पादन कम होता था। गोबर की खाद का केवल प्रयोग करते थे तो उत्पादन कम होता था। परंतु हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्तम शोधित बीज, हाई यील्ड वैरायटी HYV नामक जो बीज होता है, जो शोधित कर दिया जाता है, उसका उपयोग करने लगे और इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि हुई। जो बैल से जुताई होती थी अब ट्रैक्टर से जुताई होने लगी, अधिक गहराई तक होने लगी, मिट्टी भुरभुरी हो गई। इसके साथ साथ जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो गई, तो पालमपुर गांव में खेती एकदम उत्तम हो गई, उत्पादन अधिक हो गया, किसान खुशहाल हो गए। अब भूमि का अगर देखें तो पालमपुर गांव में जो भूमि है, जो खेती है, वो पालमपुर गांव की जो आबादी है वो आबादी 450 के करीब है। और वहाँ जो भूमि है वह 150 के आसपास जो वहाँ भूमिहीन किसान हैं, अर्थात जो 150 किसान हैं उन्हीं के पास, नहीं सॉरी 300 के करीब वहाँ जो है भूमिहीन किसान हैं और 150 लोगों के पास ही भूमि है। 300 अर्थात आधे से अधिक वहाँ क्या है, भूमिहीन है। अब वो भूमिहीन किसान जो जिनके पास खेती है, जिनके पास भूमि है, उनसे भूमि उधार लेकर के खेती करते हैं और बड़े किसानों के यहाँ मजदूरी भी करते हैं, श्रम करते हैं। क्योंकि उत्पादन का साधन पहला भूमि है तो भूमि वो रहन पर लेकर के और खेती करते हैं, उसके बदले वो भूमि में जो उत्पादन होता है उपज का कुछ भाग उनको देते हैं अथवा धन देते हैं। तो इस प्रकार से वो खेती रहन पर लेकर के करते हैं जो भूमिहीन किसान हैं। और उनके यहाँ वो श्रम भी करते हैं, अर्थात भूमि नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपनी खेती नहीं है दूसरे खेती में मजदूरी करते हैं, मजदूरी से उनको पारिश्रमिक मिलता है, उनका आजीविका चलता है। इसके बाद जो पूंजी आती है उन छोटे किसानों को, तो वहाँ छोटे और बड़े किसान दोनों हैं। बड़े किसान जो हैं वो अपनी खेती करने के पश्चात जो अधिशेष जो अनाज होता है उसे वो बेच करके धन प्राप्त करते हैं और बैंक में जमा करते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको खाने भर का ही होता है, पहले खाने भर का रखते हैं और शेष उनका बहुत कम बचता है, तो बाजार हाट के लिए कुछ जो है अपना अनाज बेचते हैं, बाकी उनका कुछ शेष बचता ही नहीं। तो वो पूंजी के लिए क्या करते हैं, पूंजी साहूकारों से उधार पर लेते हैं और ब्याज उसके बदले वो ब्याज देते हैं, ब्याज पर वो पूंजी लेते हैं, कर्ज लेते हैं बुआई जुताई के समय। बैंकों की उतनी अच्छी व्यवस्था है नहीं, इसलिए वो साहूकारों से कर्ज लेते हैं। लेकिन अन्य जो बड़े किसान हैं, थोड़ा मझले किसान हैं, वो मझले किसान, बड़े किसान, ये अपने खाने का अनाज रख करके शेष अनाज वो बेच करके और उसे बैंक में जमा करते हैं। वहाँ पर जो पालमपुर गांव के पास एक रायपुर नामक कस्बा है, वहाँ पर बाज़ार है, उसी बाज़ार में अपने गेहूँ धान चावल बेचते हैं। गन्ने की भी खेती होती है, गन्ने की भी खेती वहाँ लालगंज नामक एक स्थान है, वहाँ के बाज़ार में वहाँ गुड़ बनाते हैं, गन्ने से गुड़ उत्पादन करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के वहाँ उद्योग भी स्थापित हैं। तो आज हम अभी कृषि के बारे में आपको बताया हमने। अब इसके बाद में वहाँ जो गौण व्यवसाय हैं, अर्थात गैर कृषि क्रियाएं, तो 75% जनता कृषि करती है, 25% जनता गैर कृषि क्रियाओं में व्यस्त है। गैर कृषि क्रियाओं में पशुपालन है, डेयरी वहाँ उद्योग है, पशुपालन करके वहाँ जो है दूध निकालना, दूध से मिठाई बनाना, मिठाई की बिक्री करना, पनीर की बिक्री करना और अनेक प्रकार के दुग्ध जो उत्पाद होते हैं उनको बना करके बाज़ार में, कस्बे में बेचना, ये पालमपुर गांव का पहला गैर कृषि क्रिया उद्योग अर्थात पशुपालन उद्योग वहाँ विकसित है। पशुपालन उद्योग के लिए वहाँ चरी और अनेक प्रकार के जो चारागाह हैं, उन चारागाहों में और चरी और अनेक प्रकार के जो वर्षा ऋतु में जो घासें उगती हैं उसको काट करके और पशुओं को खिलाते हैं। और धान के डंठल, गेहूं के भूसे
इसका भी उपयोग पशुपालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुपालन के अतिरिक्त वहाँ बढ़ई का व्यवसाय, लोहार का व्यवसाय, नाई का व्यवसाय, मोची का व्यवसाय, दर्जी का व्यवसाय, ऐसे और गन्ने से गुड़ बनाने का व्यवसाय, गुड़ के साथ साथ जो और भी गन्ने के जो उत्पाद होते हैं जैसे राब होता है और भूरी चीनी होता है, इस प्रकार का वहाँ व्यवसाय फलीभूत हुआ है पालमपुर में। इसके अतिरिक्त जो वहाँ गांव में छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बगल के बड़े कस्बों से और सामान जैसे बिस्कुट, चीनी, नमकीन और माचिस, तेल, ऐसे जो दैनिक उपयोग की जो सामग्री है उसका व्यवसाय वो ला करके यहाँ करते हैं, वहाँ से सस्ते दाम में लाते हैं और कुछ मुनाफा लेकर के यहाँ गांव में बेचते हैं। पालमपुर गांव में परिवहन की भी सुविधा उत्तम है। परिवहन की सुविधा में सड़क व्यवसाय से हुआ है और अनेक बाज़ारों से जुड़ा हुआ है पालमपुर गांव पक्की सड़कों द्वारा। वहाँ पर और रिक्शा, टांगा, घोड़ा, खच्चर, बैलगाड़ी और अनेक प्रकार के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास अपनी खुद की और डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी भी है, तो इसके माध्यम से वो अपने सामानों का व्यापार करते हैं और आवागमन की सुविधा से वो संपन्न है। तो परिवहन की सुविधाएं भी पालमपुर गांव में उत्तम है। तो इस प्रकार से पालमपुर गांव के माध्यम से आपको उत्पादन और उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाने का प्रयास किया गया है। उत्पादन क्या है? उत्पादन प्राकृतिक वस्तुओं अथवा पदार्थों में मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, कौशल द्वारा और उत्पन्न और उपलब्ध साधनों द्वारा उसके रूप में परिवर्तन करके गुणवत्ता में वृद्धि कर देता है, यही उत्पादन कहलाता है। जैसे गन्ना पदार्थ है, मनुष्य बुद्धि कौशल द्वारा उसको उपलब्ध साधन अर्थात कोल्हू के द्वारा उसको पेर करके उसके रस को निकाल करके गुड़ बना दिया, तो उस गन्ने में क्या कर दिया? गन्ने में परिवर्तन कर दिया, गुड़ बना दिया और गुड़ क्या हो गया? मनुष्य के लिए उपयोगी हो गया। ऐसे ही लकड़ी है, लकड़ी पदार्थ है, लकड़ी को अपने बुद्धि विवेक से उसको काट करके उसको रंदा लगा करके उसको साफ करके उसको विभिन्न आकार में, चारपाई में, मेज में, कुर्सी में, चौकी में, अनेक दरवाजे में, अनेक रूपों में वह परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या हो गया? उपयोगी हो गया मनुष्य के लिए वही लकड़ी, तो यही उत्पादन हो गया। तो उत्पादन को आपको वहाँ बताया गया, उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन और साहस, यानी जो ये काम करता है वह साहसी कहलाता है, उसको लाभ हानि दोनों उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे सारी विधियों को आपको बताया गया और उनके प्रतिफलों के बारे में बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।